दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे के बाद अमेरिका में काम कर रहे 3,20,000 युवाओं के पास या तो रोजगार नहीं होगा या फिर उनकी कंपनियां कहेंगी अपने देश आप वापस लौट जाइए और वहां से काम कीजिए, लेकिन वह भी बहुत दिन तक संभव हो नहीं पाएगा। भारत के बगल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती हो चुकी है और माना जा रहा है कि अब सऊदी अरब के रास्ते अमेरिकी हथियार पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। भारत ने पिछले साल जो ईरान का चाबहार पोर्ट 10 बरस की लीज पर लिया था और करोड़ों रुपए वहां पर खर्च कर चुका है और आने वाले वक्त में उसे करोड़ों रुपए खर्च करने थे, क्योंकि चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत उस रास्ते पर चल रहा था जहां उसे पाकिस्तान जाने की जरूरत ना पड़े और सीधे वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाए या फिर यूरोप तक वो जा पाए। उस पर भी अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, यानी रास्ता भारत का वहां पर भी बंद हो गया है। इन तमाम परिस्थितियों में चीन के साथ अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। समझौते हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द ही चीन जाएंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात उनकी जल्द ही बैठक में होगी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इन तमाम परिस्थितियों में भारत की जो चौतरफा घेरेबंदी है, उसमें दुनिया के भीतर जो देश ड्रग की तस्करी करते हैं या फिर ड्रग बनाते हैं, 23 देशों की लिस्ट है। उस 23 देशों में कोलंबिया भी है, पाकिस्तान भी है और उस लिस्ट में भारत का नाम भी अमेरिका ने जोड़ दिया है। भारत दुनिया के सामने एक ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा नागरिक भारत की नागरिकता छोड़कर इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में नागरिकता ले रहे हैं। भारत दुनिया में पहले नंबर पर है जहां से सबसे ज्यादा छात्र पढ़ने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं और उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है। भारत दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर है जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के युवा रोजगार की तलाश में जाते हैं, काम कर रहे हैं और यह व्हाइट कॉलर काम है, टेक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है। उसमें अमेरिका अव्वल नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा भारतीय हैं। दुनिया में भारत अव्वल नंबर पर है जहां दुनिया भर में काम करने वाले भारतीय जो अपने घर पैसा भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, वो सबसे बड़ी तादाद में है। तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भारत भेजे गए। लेकिन अलग अलग देशों में भी अमेरिका पहले नंबर पर है। वहां से तकरीबन 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा रेमिटेंस इंडिया आया। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार भारत के सामने संकट भयानक है। यह संकट इसलिए भी भयानक है क्योंकि पहली बार H-1B वीजा पर जो फीस है उसको बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया है। $1 लाख का मतलब होता है अगर आप वहां काम करने जा रहे हैं जिस कंपनी के जरिए, उस कंपनी ने अगर आपको स्पॉन्सर किया तो उस कंपनी को जो पैसे देने होंगे वह तकरीबन 88 लाख रुपए होंगे। 88 लाख रुपए किसी भी कंपनी में शुरुआती पैसे में नहीं मिल पाते हैं और इस वक्त अमेरिका के भीतर जो H-1B वीजा पर भारतीय रह रहे हैं, जो इससे पहले गए थे, उनको ज्यादा से ज्यादा 1,000 या $2,000 लगता था। 1,000 और $2,000 का मतलब सिर्फ यही है कि अधिक से अधिक 1.5 लाख, 2 लाख और तमाम डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते करते 6 लाख रुपए लग जाते थे। लेकिन अब वह 88 लाख सीधे सीधे फीस में है, जो बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं और वो 21 तारीख यानी सोमवार से लागू हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनल मेल निकाली, जो भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका से गए हुए हैं वो 24 घंटे के भीतर वापस अमेरिका लौट जाएं, अन्यथा वो लौट नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास H-1B वीजा
जो नया $1 लाख की फीस का है वो नहीं होगा तो उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। जो अमेरिका में रह रहे हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी और कैसे वो व्यवस्था किस कंपनी के जरिए आने वाले वक्त में होगी, यह अभी दुनिया के सामने असमंजस की स्थिति है। और चूंकि भारतीयों की तादाद अमेरिका में सबसे ज्यादा है, तकरीबन 72% जो H1B वीजा पर वहां पर रोजगार कर रहे हैं, उसमें 72% यानी 3,20,791 है। चाइना दूसरे नंबर पर है 12%, 55,000 चाइना के नागरिक भी वहां काम कर रहे हैं। इसके बाद फिलीपींस है, कनाडा है, साउथ कोरिया है। इनके लोग जो है तकरीबन 3,500 से 4,200 से ज्यादा नहीं है। इन्हें 1% में ही आते हैं, बाकी तकरीबन 11% दुनिया भर के बाकी लोग टिके हुए हैं। आप कह सकते हैं भारत पर यह भयानक संकट 24 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा और भारत खुद अपनी बेरोजगारी से जो जूझ रहा है, और पहली बार भारत के भीतर से जो लाखों की तादाद में पिछले बरस ही तकरीबन 11 लाख छात्र दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ने के लिए इसलिए गए क्योंकि वहां पर वो पढ़ेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा। और उसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर तकरीबन 3.5 लाख छात्र पहुंचे पढ़ने के लिए कि आने वाले वक्त में उन्हें वहां रोजगार मिलेगा। वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जिक्र नहीं है, वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ का जिक्र है। भारत के भीतर एजुकेशन, हेल्थ, टैक्स, लॉ या कहें कानून का राज, उन सबसे हटकर कोई सिस्टम भारत के भीतर है ही नहीं। और सिस्टम की खोज, बेहतर जिंदगी की खोज में भारत के छात्र भारत को छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं। लेकिन अब अमेरिका का संकट यह है कि वहां वो कैसे रहेंगे। पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाने इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर रोजगार मिल जाएगा, तो रोजगार का दरवाजा बंद। जो है वो लौटेंगे, अब बाकी दूसरे देशों में जाएंगे। लेकिन दुनिया के दूसरे देश, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, उतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में अमेरिका एक्सेप्ट करता है, उस स्थिति में वो नहीं आ पाएंगे। व्हाइट हाउस के भीतर कल इसको लेकर चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में इस बात का जिक्र व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया कि दरअसल H1B वीजा सिस्टम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। यह वीजा ऐसे बेहद कुशल कर्मचारियों के लिए है जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें अमेरिका के लोग काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग ये काम करने अमेरिका आते हैं। लेकिन अब कंपनियों को H1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख देने होंगे। इसका मतलब है कि अब कंपनियां ऐसे बेहद कुशल कर्मचारियों को ही भेजेगी जिनका यहां कोई विकल्प नहीं है। अब इस हालात को अगर अमेरिका के हिस्से में समझे तो अमेरिकी टेक कंपनियों में काम करने वाले जो स्थानीय कर्मचारियों का औसत है, वो औसत वेतन सालाना तकरीबन $1 लाख या उससे ज्यादा का है। और बाहर से जो कर्मचारी आते हैं वो अगर न्यूनतम के रेंज में आइए तो तकरीबन $60,000 पर काम करने को तैयार है। व्हाइट हाउस के भीतर इसी बात को लेकर चर्चा हुई और वहां के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लेटनिक, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि अब आप ट्रेनीज को H1B वीजा पर नहीं रख पाएंगे। यह आर्थिक रूप से संभव होगा नहीं। अगर आपको लोगों को प्रशिक्षित करना है तो आप अमेरिकी नागरिकों को प्रशिक्षित कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही कुशल इंजीनियर है और आप उन्हें लाना चाहते हैं तो आपको H1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख का भुगतान तो करना ही होगा। इसके असर क्या होंगे और जो अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, और क्या यह पूरी प्रक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति के जहन में इसलिए थी क्योंकि वो गूगल हो, वो यूट्यूब हो, वो मेटा हो, वो अमेजन हो, या फिर वो एलन मास्क की कंपनियां हो, चाहे वो स्टारलिंक हो, चाहे वह ट्विटर जो एक्स में तब्दील हो गया है। एक लंबी फेरिस्त है जो लगातार वो कह रहे थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं के लोगों को रोजगार देना होगा। तो क्या उनको लेकर यह बंदिश शुरू की गई है? शायद इसीलिए नजरिया 2 है। लेकिन असर भारत पर जो भयानक पड़ने वाला है उसकी एक तस्वीर हमें लगता है व्हाइट हाउस में कल जिस मेमोरेंडम पर अमेरिकी राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रहे थे उससे पहले के डिस्कशन को सुन लीजिए। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program.
This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land, train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. आप कह सकते हैं यह एक शुरुआत है। इसके बाद ग्रीन कार्ड होल्डर इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि ट्रंप गोल्ड कार्ड भी कल जारी कर दिया गया और उस गोल्ड कार्ड के पाने के बाद कोई भी वहां का नागरिक हो सकता है। यानी जो ग्रीन कार्ड के तहत आपको सुविधाएं मिलती हैं, 9 करोड़ रुपए देकर आप उसी तरीके से गोल्ड कार्ड के जरिए वहां के नागरिक हो जाएंगे। हालांकि आपका पासपोर्ट और आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो किसी भी अमेरिकी नागरिक को वहां रहने पर एजुकेशन, हेल्थ या दूसरे तमाम सेक्टर्स में मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर यह है कि भारत के भीतर से जो रईस इस दौर में नागरिकता छोड़ रहे हैं, अब अमेरिकी गोल्ड कार्ड के जारी होने के बाद, जो ट्रंप गोल्ड कार्ड के नाम से जाना जाता है, उसके बाद बड़ी तादाद में भारत के कारोबारी वहां पर चले जाएंगे। दूसरी परिस्थिति है जिन परिवारों के पास पैसा है, जो मिडिल क्लास तक के लोग हैं, जो लोन लेकर अपने बच्चों को भेज रहे थे और पूरा अमेरिकी एजुकेशन सिस्टम जो भारत से जाने वाले छात्र मैक्सिमम होते थे उन पर चल रहा था। अब वो वहां पर यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएगी, नहीं पढ़ाएगी, उससे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय छात्र जो रोजगार की तलाश में जा रहे थे अमेरिका, पढ़ाई करके वहीं रोजगार करेंगे, अब वह एक शटर गिरने वाली स्थिति आके खड़ी हो गई। वह छात्र इंडिया में ही रहेंगे। भारत के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगाया हुआ है, उसमें रोजगार दे पाने की स्थिति में कोई है नहीं, और जिन्होंने रोजगार दिया अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उसकी एक लंबी फहरिस्त है। मसलन अमेजन के सबसे ज्यादा जो H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं अमेरिका में, उनकी संख्या 10,959 है, 10,969, और इनकी जो एवरेज सैलरी है वो $1,49,000 की है। कॉग्निजेंट 8,688 वर्कर्स हैं जो H-1B वीजा पर वहां काम कर रहे हैं। इनकी जो एवरेज सैलरी है वो $1,00,000 की है। अर्नेस्ट एंड यंग 8,674 इतने H-1 वीजा पर वहां काम कर रहे हैं। इनकी एवरेज सैलरी $1,43,000 की है। टाटा कंसल्टेंसी 8,120 H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं। इनकी एवरेज सैलरी $1,05,000 की है। गूगल के भीतर काम करने वाले लोग 7,649 हैं और इनकी एवरेज सैलरी $1,78,000 है। माइक्रोसॉफ्ट 6,649 इतने H-1 वीजा पर काम कर रहे हैं। 1,63,000 इनकी एवरेज सैलरी है। इन्फोसिस 4,926 H-1 वीजा पर काम कर रहे हैं और इनकी एवरेज सैलरी $1,03,000 की है। इसी तरीके से अगर आप चलते चले जाइएगा, यहां की कंपनियों का जिक्र करते चले जाएंगे तो उसमें बहुत सारी कंपनियां और एक पूरी लिस्ट है जिसमें भारत से जो काम, जैसे डेलॉइट है 2,111 H-1 वीजा पर है। इनकी जो एवरेज सैलरी है वो $1,39,000 की है। जेपी मॉर्गन में 2,812 H-1 वीजा पर है। इनकी $1,49,000
डॉलर इनकी ईयरली सैलरी है। आईबीएम में 2,921 H1B वीजा पर है और इनकी 1,40,000 एवरेज सैलरी है। विप्रो में 1685 इतने H1B वीजा पर है। इनको $93,000 एवरेज सैलरी है। यह एक पूरी स्थिति है कंपनियों के नाम की जो कि अमेरिका के भीतर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उनके साथ क्या होगा। उसमें खास तौर से भारत की कंपनियों का जो जिक्र है उसमें HCL का है, कॉग्निजेंट का है, विप्रो का है, TCS का है, इंफोसिस का है। सबके सामने संकट आएगा। और दूसरी परिस्थिति यह भी है कि जो टेक क्षेत्र में काम होता है उसमें 90% काम ऑफशोर से होता है, 10% ही ऑफ साइट होता है। आप बाहर से काम करने लगेंगे, लेकिन अगला सवाल फिर यही होगा, आप जहां पर रह रहे होते हैं उसके हिसाब से आपको वेतन मिलता है, पैसा। अब वो भारत से काम कर रहे होंगे तो वो चीजें घटेंगी। और इस पूरी परिस्थिति में कोई जरूरी नहीं, अगर वो कंटिन्यू कर गया अमेरिका के भीतर तो कंपनियों के सामने एक भयानक संकट होगा और छात्र और युवाओं के सामने उससे बड़ा संकट होगा। अब वो क्या करें। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक दूसरी परिस्थिति यह भी है कि जो अमेरिकन कंपनी है उनके सामने भी यह संकट है कि आखिर जिन भारतीयों को उन्होंने अपने यहां हायर करके रखा हुआ है अब उसका क्या होगा। मसलन अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका के भीतर टेस्ला, स्पेसलिंक, ट्विटर जो एलन मस्क का है, इस तरीके से चीजें, इसका विरोध एलन मस्क ने भी किया क्योंकि वह भी जानते हैं कि अमेरिका के भीतर रह रहे जो बिलियनियर्स हैं वो H1B वीजा पर ही काम करा के चला रहे हैं, क्योंकि इंडियंस, चाइनीज, रशियंस ये ऐसे लोग हैं जो कि 15 से 16 घंटे काम करते हैं। अमेरिकन 4 से 6 घंटे काम करते हैं। वीकेंड्स के बाद सैटरडे संडे कोई उनसे पूछता नहीं है। और लेकिन भारत के लोग जो वहां काम करते हैं वो 15-16 घंटे जो काम करते हैं उसी की एवज में ही कंपनी डेवलप हो रही है। वो कैसे होगी। इसलिए अमेरिकी कंपनियों के भीतर भी विरोध है और माना जा रहा है कि यह कोर्ट तक मामला जरूर जाएगा। लेकिन सवाल कोर्ट तक जाने, कोर्ट के फैसले आने और उन सब के बीच भारत की अपनी जो मुश्किल हालात है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड वाइड जो रेमिटेंस इंडिया में आता है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 11,98,000 यानी तकरीबन 12 लाख करोड़ का था। और उसमें अमेरिका से जो रेमिटेंस आ रहा था वह लगभग 3.5 लाख करोड़ का था, जो मैक्सिमम दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में है। यानी यह एक भयानक संकट भारत के सामने आकर खड़ा हो गया है। और चूंकि भारत के संबंध इस दौर में अमेरिका के साथ कितने प्रगाढ़ हैं और सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, इसका फैसला कल रात किया गया। उससे चंद घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग से बातचीत की। टिकटॉक पर फैसला हो गया, दोनों देशों की सहमति हो गई। यह माना गया कि अब आने वाले वक्त में टैरिफ को लेकर कुछ नए समझौते होंगे। यह कहा गया कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। यह भी कहा गया कि बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति चीन जाएंगे। यानी एक तरफ भारत, रूस और चीन के त्रिकोण के बीच अमेरिका जो चेतावनी दे रहा था उसमें नई प्रक्रिया में अमेरिका चीन के साथ खड़ा है। भारत इस परिस्थिति में अपने ही लोगों को लेकर फंस चुका है। और H1B वीजा का जिक्र हम यहां पर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जून के महीने में 2023 यानी 2 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री वाशिंगटन गए थे तो वहां पर उन्होंने वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन हॉल में वहां बैठे इंडियन डिस्पोरा से यह कहा था, आप चिंता मत कीजिए H1B वीजा को लेकर। सब कुछ एक झटके में 2 बरस के बाद कैसे पलट गया। लेकिन 2 बरस पहले की प्रधानमंत्री की यह कहानी सुन लीजिए। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
वाशिंगटन में जब प्रधानमंत्री मोदी ये भाषण दे रहे थे उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन थे, लेकिन बरस भर के बाद ट्रंप आ गए और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों ने छुपाया नहीं, दुनिया के सामने दोनों ने खुलकर बताया। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि संकट चौतरफा होगा और उसमें भारत का वह युवा जो नौकरी की तलाश में अमेरिका गया और अब उसे जिस हालत में लौटना पड़ेगा, क्या भारत में कोई पॉलिसी बनाने को तैयार है? इस दौर में तो नेशनल पॉलिसी हो जानी चाहिए तमाम प्राइवेट सेक्टर और तमाम कॉरपोरेट के साथ मिलकर कि भारत की अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम कैसे अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे और जो दुनिया के अलग अलग देशों से और खास तौर से अमेरिका से भारतीय युवा लौटेगा उसको रोजगार देंगे। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत के भीतर की कमाई, भारत में जो पैसा देने की ताकत कंपनियों की है, उन सब से एट पार अमेरिका में उन्हें पैसा मिल रहा है। तो उसके बाद क्या वो जापान, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तमाम जगहों का रास्ता पकड़ेंगे? लेकिन उतनी खपा पाने की स्थिति में क्या दुनिया है जितनी बड़ी तादाद में 3,20,000 युवाओं के सामने संकट है जो भारत के हैं? और अगला संकट तो टैरिफ को लेकर, और टैरिफ में भी अभी टेक कंपनियों का जिक्र जब हो रहा है तो यह भी समझना होगा कि भारत की जो टेक कंपनियों को लेकर जो शहर है, जो हैदराबाद है, जो बेंगलोर है, ग्लोबल कैपेबल सेंटर्स इनको माना जाता है। और अमेरिका का रुख इस बात को लेकर है कि उन पे भी 25%, 25% टैरिफ लगा दिया जाए। यानी जो बिजनेस कर रही हैं हैदराबाद और बेंगलोर जैसी जगह से या देश के दूसरे हिस्सों से, जो टेक सेंटर्स है जिनको ग्लोबल कैपेबल सेंटर्स कहा जाता है, उस पर भी 25% टैरिफ लगा दिया जाए, तब कितना भयानक संकट होगा? ये सारे सवाल हैं। यह अलग मसला है कि अमेरिका के भीतर भी इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अमेरिका को अप्रत्याशित तौर पर लाभ जरूर होगा, लेकिन उसके बाद उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनोवेशन पर अपनी बढ़त को वो खो सकता है। अमेरिकी संरक्षणवाद को बढ़ावा मिलने लगेगा और इन सब के बीच अच्छी प्रतिभाएं जो हैं वह अमेरिका नहीं जाएगी और इनोवेशन कैपेसिटी और इकोनॉमी को बढ़ाने की ताकत ऐसे में कम होती चली जाएगी। लेकिन सवाल तो भारत के भीतर का है। इसीलिए अब भारत के भीतर की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट खुले तौर पर कह रहे हैं, ये कैसी दोस्ती है? हम पे टैरिफ लगाया जाए, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है, लोगों को रोज़गार का संकट पैदा हो रहा है और अब जो लोग शिक्षित हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर H1B पे जो भी नई घोषणा करी है वो लगभग ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोटा मुल्क हैं, यहाँ पे दबाव की राजनीति कामयाब हो सकती है। इतना दबाव देने की ज़रूरत क्या है? भारत सरकार चाहे तो कदम उठाए और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सवाल तो है ये कैसी दोस्ती है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री बेहद कमजोर है, वीक प्राइम मिनिस्टर। 2017 में भी उन्होंने ये बात कही थी और उस ट्वीट को भी टैग करते हुए उन्होंने कहा, एक वीक प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री। सीधे समझे तो इस दौर में सबसे बड़ा संकट अमेरिका के साथ बिगड़े संबंधों को लेकर, या कहें प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोस्ती का इजहार करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति के तहत जो भारत की पूरी घेराबंदी है वह सबसे बड़े संकट के तौर पर है। क्योंकि ध्यान दीजिए, पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो आपस में रक्षा संबंध हुए हैं दोनों देशों के बीच, उसमें यह तो माना जा रहा है, और पाकिस्तान के विदेश रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जिक्र भी किया कि हम सऊदी को न्यूक्लियर पावर दे सकते हैं। अगला सवाल यह भी था कि क्या वाकई इस पूरे हिस्से में पाकिस्तान के साथ अमेरिका भारत की तुलना में ज्यादा मजबूती के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर खड़ा हो चुका है? और चूंकि वह सीधे पाकिस्तान को हथियार नहीं दे पाएगा, तो फिर सऊदी अरब और पाक की दोस्ती के बाद या संबंधों के बाद या फिर समझौते के बाद अब वो सऊदी को तो हथियार दे सकता है और सऊदी अमेरिका को हथियार देगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर सरीखी परिस्थिति आने वाले वक्त में अगर आई तो भारत क्या करेगा? और इस दौर की सबसे बड़ा संकट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था और अब खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब खड़ा होगा जिसके पास अमेरिकी हथियार होंगे। इस दौर में क्या परिवर्तन आया? भारत की कूटनीति क्यों फेल मानी जा रही है?
क्योंकि भारत एक झटके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसी ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत के खिलाफ थे चीन, उनके साथ चला गया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जो एससीओ की बैठक जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, उससे पहले रक्षा मंत्री गए, उससे पहले विदेश मंत्री गए, उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए, यह रिश्ते जो बने ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चिता तो रहे थे अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने जो चौतरफा घेराबंदी की उसका सबसे बड़ा असर तो चाबहार में भी पड़ा। चाबहार पोर्ट याद कीजिए, चाबहार पोर्ट को इसलिए छोड़ दिया गया था, बंदिश नहीं लगाई गई थी, क्योंकि उस वक्त यह माना गया था कि अफगानिस्तान का विकास करना है। ईरान का यह पोर्ट जो है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार उस पर बातचीत ईरान की सरकार से शुरू की थी। 2013 में मनमोहन सिंह ने 800 करोड़ रुपए निवेश की बात की थी और 2016 में बकायदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ समझौता किया, एक टर्मिनल के लिए 700 करोड़ देने का और बंदरगाहों के विकास के लिए 1250 करोड़ का कर्ज देने का जिक्र किया। और पिछले ही बरस यानी 2024 में 10 साल के लिए इसको लीज पर ले लिया गया। लेकिन अमेरिका ने अब इस पर बंदिश लगा दी और कहा कि 29 सितंबर यानी सिर्फ 10 दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद 29 सितंबर से बंदरगाह पर जो भी पैसा लगेगा, कोई भी काम होगा, उसको कराने में कोई भी कंपनी होगी, कोई भी कंट्री होगी, उस पर अमेरिकी जुर्माना लग जाएगा। यानी 2018 में अफगानिस्तान की मदद और विकास के लिए जो छूट दी गई थी, अमेरिका नई घेराबंदी के तहत एक बार फिर अफगानिस्तान में घुसने को तैयार है। उसके सैनिक चिटगांव में आ चुके हैं बांग्लादेश में, वहां पर वह बांग्लादेश की सेना के साथ अभ्यास कर रहे हैं। वो अभ्यास अभी भी चल रहा है। चिटगांव भारत से लगा हुआ है, बॉर्डर एरिया है, इधर अफगानिस्तान लगा हुआ है, वहां पर अमेरिकी सैनिक आएंगे। इन सब के बीच बांग्लादेश में जो हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश के भीतर सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की मौजूदगी एहसास कराती है कि उसी की चली। जो श्रीलंका में हुआ, कहा जा रहा है आने वाले वक्त में हो सकता है आपको मालदीव में यह दिखाई दे, नेपाल में जो इस दौर में हो गया, ये तमाम परिस्थितियां भारत को चारों तरफ से घेरती हुई खुले तौर पर दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल भारत अपने तौर पर नेशनल पॉलिसी के तहत कैसे चीजों को समझे और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत अपनी विदेश नीति को कैसे सहेजे, शायद यह सबसे बड़ी चुनौती है। अन्यथा एक पूरी फहरिस्त आपकी आंखों के सामने रेंगनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कालखंड में सबसे पहले नोटबंदी, भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर तहस नहस हो गया, पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो गई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, जीएसटी जिस तरीके से व्यापारियों के सामने संकट आया और जीएसटी जो वसूली हुई उसने भारत के लोगों की कमर तोड़ दी। आखिर में उसे 2 स्लैब में लाना पड़ गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड, पूरे तरीके से गैर कानूनी पैसा कैसे चल रहा था जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट तक ने किया। इस देश के भीतर 3 कानून किसानों से जोड़कर लाए गए। फार्म लॉ, 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, वापस ले ली सरकार ने। कोविड के दौर में सेंट्रल विस्टा पर ध्यान सरकार का था। कोविड को लेकर मिसमैनेजमेंट जो हुआ उस पे से किसने आंखें बंद की थी। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति इस दौर में कितनी भयानक हो गई और कोविड के बाद यह बढ़ती चली गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोई संभाल नहीं पाया। इस पूरी परिस्थिति के भीतर चीन और पाकिस्तान का नेक्सस, और अब यह भी समझना होगा कि इन सब के बीच अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भारत की किस दिशा में जाएगी। और इस तमाम प्रक्रिया से गुजरते गुजरते हम H1B वीजा पर आकर खड़े हो गए, जो भारत के छात्रों के लिए एक अंधकारमय निर्णय है, अमेरिका द्वारा लिया गया। लेकिन भारत अपने तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी अपने तौर पर कौन सा बड़ा निर्णय लेंगे और उसको कैसे सहेजेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जायंट्स जो हैं, दुनिया के 4 ताकतवर देश, उन पर निर्भरता कैसे कम हो, इसको लेकर 23 तारीख को दिल्ली में बैठक है। फाइनेंस सेक्रेटरी बैठक की अगुवाई करेंगे। नौकरशाहों के आसरे या फिर नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के आसरे, बड़ी बात यह है कि इस देश में ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, यह सिवाय पॉलिटिकल क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कोई उपयोग इस दौर में नहीं किया गया और सब कुछ आंखों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।